दिल्ली ने अपने इतिहास में अनेक सभ्यताओं को पनपते और बिखरते देखा। एक तरफ जहां इस शहर ने संपन्नता के वैभवशाली दिन देखे, वहीं दूसरी तरफ भयंकर त्रासदियां और बर्बादियां भी देखी। यहां समय समय पर शासक बदलते रहे, जहां राजपूत, तुर्की के सुल्तान, मुगल, मराठा और फिर अंतिम में अंग्रेज आए। दिल्ली तो वैसे की वैसी ही बनी रही, पर इस पर राज करने वाले समय के साथ बदलते रहे। इसी वजह से दिल्ली को शहरों का शहर कहा जाता है। दिल्ली हमेशा से ही सत्ता का प्रतीक रहा है। यही वजह है कि जो भी बादशाह दिल्ली को जीत लेता था, वो खुद को हिंद का सुल्तान घोषित कर लेता था। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि ये 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा लूटपाट और बर्बादियाँ देखी। जब भी विदेशी हमलावरों के काफिले जब हिंद की तरफ बढ़ते थे, तब उनका आखिरी मुकाम दिल्ली ही होती थी। दिल्ली का वजूद वास्तव में कितना पुराना है, ये तो कोई नहीं जानता, पर बहुत से विद्वान मानते हैं कि बहुत समय पहले जब कोई राजा किसी जगह को अपनी राजधानी के रूप में चुनते थे, तब वो वहाँ पर एक किले का निर्माण करवा लेते थे और किले के आसपास के इलाकों को एक संयोजित नगर का रूप देकर उसे अपनी राजधानी बना लेते थे। सन 1206 से 1526 तक भारत में शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तान के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान वंश था। ये सभी वंश एक एक करके दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन स्थापित करते रहे। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कुछ ऐसे कालखंडों में से एक है जहां किसी महिला ने भी सत्ता संभाली। आइए जानते हैं दिल्ली सल्तनत के पूरे इतिहास को। सन 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर फारस और मध्य एशिया से आए हुए बाहरी सेनाओं द्वारा व्यापक स्तर पर हमले होने लगे थे। इनमें से महमूद गजनवी ने सिंधु नदी के पूर्व में और यमुना नदी के पश्चिमी साम्राज्य को 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक लगभग 17 बार लूटा। लेकिन महमूद गजनवी अपने साम्राज्य को पश्चिमी पंजाब तक ही बढ़ा सका था और न ही भारत में स्थायी इस्लामिक शासन को स्थापित कर पाया था। इसके बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने भारत पर एक रणनीति के साथ हमला करना शुरू किया और 1178 में भारत पर पहला आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण भारत में गुजरात पर हुआ। इस युद्ध को अहिलवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना गया, पर इस युद्ध में भीमदर्ती ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी की भारत में यह पहली हार थी। लेकिन सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई, जिसके बाद भारत में सल्तनत काल की नींव पड़ी। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस गजनी लौट रहा था, तब रास्ते में दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए वंश की नींव डाली, जिसे गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। इसने भारत में 2 प्रसिद्ध इमारतें बनवाई, जिसमें पहली थी कुवत उल इस्लाम मस्जिद और दूसरी इमारत है कुतुब मीनार। ये दोनों इमारतें दिल्ली के महरौली में स्थित हैं। सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके बेटे आराम शाह को दिल्ली का शासक घोषित किया गया, पर ये ज़्यादा दिन तक शासक नहीं रह पाया। सिर्फ 1 वर्ष के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने इसे युद्ध में पराजित कर दिया और इस तरह 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में बहुत से शासक आए, पर ये सभी शासक बहुत कमजोर थे, जिसमें इसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल थी। इसके बाद इसी क्रम में 1265 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली पर बलबन ने शासन किया। बलबन के बाद कैकूबाद ने सत्ता संभाली। इसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने कैकूबाद की हत्या कर दी और सत्ता संभाली, और यहीं से गुलाम वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन मूल रूप से अफगान तुर्क मूल का था। इसने 6 वर्ष तक शासन किया। इसकी हत्या इसके भतीजे और दामाद जूना खान ने कर दी। जूना खान ही आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान का आरंभ
कारा जागीर के सूबेदार के रूप में किया था, जहां उसने मालवा और देवगिरी पर छापा मारा और भारी लूटपाट की। अपनी सत्ता पाने के बाद इसने अपने अभियान दक्षिण भारत में भी चलाए, जिसमें गुजरात, मालवा, रणथंभौर और चित्तौड़ को अपने राज्यों में शामिल कर लिया। अलाउद्दीन का मुकाबला मंगोलों से भी हुआ। इनके बीच कई युद्ध हुए। इन युद्धों में मंगोलों को खदेड़ दिया गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर और खुसरो खान की मदद से दक्षिण भारत की ओर और विस्तार प्रारंभ किया और व्यापक स्तर पर सभी राज्यों में लूटपाट शुरू कर दी। इसी लूटपाट के दौरान मलिक काफूर को वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव से बेशकीमती कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत बनाना चाहता था, जिसके कारण इसने अलई मीनार का कार्य प्रारंभ कराया। लेकिन निर्माण कार्य के बीच में ही अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाने के कारण ये मीनार आज भी अधूरी हालत में दिल्ली के महरौली में स्थित है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बना। इसने 4 वर्ष तक शासन किया और खुसरो शाह द्वारा मारा गया। खुसरो शाह का शासन कुछ महीनों में ही समाप्त हो गया, क्योंकि गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर दी। गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है और इस तरह 1320 में खिलजी वंश का अंत हो गया और तुगलक वंश की स्थापना हुई। सन 1320 से 1414 तक दिल्ली में तुगलक वंश का शासन रहा। इस वंश का पहला शासक गाजी मलिक था, जिसे गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता था। ये मूल रूप से तुर्क भारतीय था। इनके पिता तुर्क थे और माँ हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्षों तक शासन किया और दिल्ली के नज़दीक एक नया नगर तुगलकाबाद बसाया। अमीर खुसरो इनके दरबारी थे। इन्होंने गयासुद्दीन के विषय में तुगलकनामा नाम की पुस्तक लिखी थी। अमीर खुसरो का मानना था कि गयासुद्दीन तुगलक बहुत अधिक विद्वान था। किसान और राज्य के विकास के बारे में इनकी सोच अन्य शासकों से अलग थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 50% कर को घटाकर 10% कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक के समय ही दक्षिण भारत के वारंगल को जीतकर प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत से मिला लिया गया था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार गयासुद्दीन की हत्या 1325 ईस्वी में इसके बेटे जौना खां द्वारा कर दी गई। जौना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली में शासन किया। इसके शासन के दौरान दिल्ली का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र रहा। मोहम्मद बिन तुगलक अरबी और फारसी का महान विद्वान था। ये खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान तथा तर्कशास्त्र में पारंगत था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे कई निर्णय लिए जिससे आर्थिक क्षेत्र में उथल पुथल हो गई। इसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के ढलवाने का आदेश दिया, पर यह निर्णय असफल साबित हुआ, क्योंकि लोगों ने अपने घरों के तांबों के बर्तनों को ही सिक्कों में ढालना शुरू कर दिया। इसके अलावा इसने दिल्ली से राजधानी महाराष्ट्र के देवगिरी में स्थानांतरित कर ली। देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के लोगों को दौलताबाद जाकर बसने का दबाव डाला। इसके इस फैसले से घर वाले और जनता दोनों ही नाखुश थी। इसके बावजूद भी लोग दिल्ली से दौलताबाद जाने लगे, पर रास्ते में कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। दौलताबाद एक सूखा क्षेत्र था, जहां लोगों के हिसाब से पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण फिर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया और ठीक 8 वर्ष के बाद सभी दिल्ली वापस आ गए। मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ 1327 ईस्वी में विद्रोह शुरू हुआ और लगातार ये विद्रोह होते रहे, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का भौगोलिक क्षेत्र सिकुड़ता चला गया। सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। इसने दिल्ली सल्तनत का मजबूती से प्रतिकार किया। सन 1338 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजे ने मालवा में बगावत कर दी, जिसके कारण इनके बीच युद्ध हुआ। फिर सन 1339 में पूर्वी भागों में मुस्लिम सूबेदारों ने और दक्षिणी भागों में हिंदू राजाओं ने बगावत शुरू कर दी और दिल्ली सल्तनत से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के पास इन सब से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे, जिसके कारण उसका साम्राज्य खत्म होने लगा। कई इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत को अत्यधिक अकाल झेलने पड़े। 1347 में बहमनी साम्राज्य सल्तनत से स्वतंत्र हो गया और सल्तनत के मुकाबले दक्षिणी एशिया में एक नया मुस्लिम साम्राज्य बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में गुजरात के उन लोगों को पकड़ने के दौरान हुई जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी। इसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक था।
जिसने अपने साम्राज्य के पुराने क्षेत्रों को पाने के लिए 1359 में बंगाल के खिलाफ 11 महीनों का युद्ध शुरू किया, परंतु फिर भी बंगाल दिल्ली सल्तनत में शामिल न हो सका। फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्षों तक शासन किया। उसने अकाल से राहत के लिए यमुना नदी से एक नहर का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने कई अभियान भी चलाए, पर इन अभियानों में अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इसने कई मंदिरों को लूटा। जैसे बंगाल अभियान में हार के दौरान इसने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को लूटा। हिमाचल अभियान के दौरान कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र में स्थित ज्वाला देवी मंदिर को लूटा। बंगाल अभियान से वापस लौटते समय ही फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक के समय भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि फिरोज शाह तुगलक ने खुद एक टंका घूस सैनिक को दी थी, और इन्हीं सब कारणों के कारण दिल्ली पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। तुगलक वंश के 2 अंतिम शासक थे जिन्होंने 1394 से 1397 तक शासन किया। इनमें से एक मोहम्मद तुगलक था। ये फिरोज शाह तुगलक का बड़ा बेटा था। इसने दिल्ली से शासन किया। दूसरा सुल्तान नुसरत शाह था, जो कि इन्हीं का रिश्तेदार था। इसने फिरोजाबाद पर शासन किया था। इन दोनों के बीच काफ़ी समय तक युद्ध चला, जब तक कि तैमूरलंग ने 1398 में आक्रमण नहीं कर दिया। तैमूर, जिसे पश्चिमी साहित्य में तैमूर लेन भी कहा जाता है, ये समरकंद का एक तुर्क सम्राट था। इसे दिल्ली में सुल्तानों के बीच चल रही जंग के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए इसने एक योजना के तहत दिल्ली की ओर चढ़ाई की और एक आक्रमण के दौरान लगभग 2 लाख मासूम नागरिकों को मार डाला। तैमूर का भारत पर शासन करने का उद्देश्य नहीं था। इसने दिल्ली को जमकर लूटा और पूरे शहर में आग लगा दी। 5 दिनों तक इसकी सेना ने भयंकर नरसंहार किया। इस दौरान इसने भारी मात्रा में संपत्ति, गुलाम और स्त्रियों को एकत्रित किया और समरकंद वापस लौट गया। पूरे दिल्ली शहर में अराजकता और महामारी फैल गई। मोहम्मद तुगलक तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात भाग गया, पर कई दिनों के बाद ये फिर वापस आया और अंतिम शासक बना। पर यह शासक ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा और सैयद वंश की शुरुआत हुई। सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1414 से 1451 तक शासन किया। सैयद वंश का शासनकाल सबसे कम समय के लिए रहा। सैयद वंश का पहला शासक खिज्र खां बना। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह शासक बना। इसने पंजाब में अपने हारे हुए प्रदेशों को वापस लेने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रहा। सैयद वंश की लड़खड़ाती हुई शक्तियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में गहरा परिवर्तन आया। सैयद वंश के समय में सुन्नी संप्रदाय बहुत कमजोर हो चुका था। शिया तथा अन्य मुस्लिम संप्रदायों ने दिल्ली से अलग अपना वर्चस्व फैला लिया था, जिसके कारण 1451 में लोधी वंश ने सैयद वंश को विस्थापित कर दिया और 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर लोधी वंश का शासन रहा। ये दिल्ली का प्रथम अफगान शासन था। लोधी राजवंश अफगानों की गिलजाई कबीले की शाखा लोधी के शाह खेल कुटुंब से संबंधित थे। लोधी वंश का पहला शासक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी की 1489 में मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम निजाम खान था। इसने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध और बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया और भूमि पैमाइश के लिए पैमाना गजे सिकंदरी की शुरुआत हुई। 1503 में आगरा शहर बसाया और 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई। सिकंदर लोधी ने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, पर राजा मान सिंह ने इसे हरा दिया। सन 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई और इसका बेटा इब्राहिम लोधी शासक बना। इब्राहिम लोधी 22 नवंबर 1517 को गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी एक साहसी शासक था। इसकी सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी। इस समय ग्वालियर का राजा मान सिंह का पुत्र विक्रमजीत था और इसी समय घोटाली का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की जीत और लोधियों की पराजय हुई। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल वंश की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये था दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।